लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास एसी थ्रू कैपेसिटर। फर्ज कर लें कि आपके पास एक एसी सोर्स है जिसके साथ एक बल्ब कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। बल्ब का क्या काम है, ये जैसे हमें इंफॉर्मेशन देगा कि हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टार्ट करने से पहले कुछ चंद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। वो पॉइंट्स आपके पास ये है कि याद रखिएगा जो कैपेसिटर है ये सिर्फ और सिर्फ अलाउ करता है एसी करंट को टू फ्लो, और जबकि जो डीसी करंट होता है वो इसमें से फ्लो नहीं कर सकता। मीन्स डीसी कैन नॉट फ्लो थ्रू कैपेसिटर। और अगर आप इनकी रीजंस की बात करें कि क्यों हमारे पास जो ऑल्टरनेटिंग करंट है कैपेसिटर उसको अलाउ करता है और डीसी को अलाउ नहीं करता, तो बच्चों याद रखिएगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट जब उसमें से फ्लो कर रहा होता है तो उस दौरान कंटिन्यूसली कैपेसिटर जो है वो चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा होता है। मीन्स अगर ऑल्टरनेटिंग करंट के एक हाफ में वो अगर चार्ज हो रहा है तो दूसरे हाफ के अंदर वो डिस्चार्ज हो रहा होगा। इस मीन्स उसमें जो चार्ज स्टोर हुआ होगा वो आपके पास ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लग जाएगा। जबकि डायरेक्ट करंट के फ्लो ना करने की रीज़न हमारे पास ये है कि एसी जो कैपेसिटर होता है हमारे पास उसके प्लेट्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है जिसकी वजह से चार्ज जो उनसे है उस मीडियम में से फ्लो नहीं कर पाता। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो पूछे जा सकते हैं। अलबत्ता आपकी एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसमें वो पूछता है कि कौन सा आपके पास एलिमेंट ऐसा है जो एसी को अलाउ करता है जबकि डीसी को अपोज करता है, तो वो डेफिनेटली वो हमारे पास कैपेसिटर है। इसके बाद आप लोगों ने एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है V इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा, हमारे पास वोल्टेज का एक्सप्रेशन, और जबकि कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है Q इज इक्वल टू सी वी। और V की वैल्यू यहाँ पर जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो Q होगा वो आ जाएगा सी वी नोट साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो Q और V दोनों ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि साइन ओमेगा टी के ऊपर जिनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। जबकि अगर आप करंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ करंट I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास करंट के इक्वल होगा। वेव फॉर्म को देखते हैं इसकी। जैसे मैंने बताया कि आपके पास जो चार्ज और वोल्टेज है इसकी दोनों ही की वैल्यू जो सी है वो हमारे पास डिपेंड कर रही है साइन ओमेगा टी के ऊपर। तो फर्स्ट कर लें वर्टिकल एक्सिस है हमारे पास और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी वोल्टेज को। यहाँ पे मैं जो वाइट से ग्राफ ड्रॉ करूँगा वो वोल्टेज होगा और पिंक से जो ड्रॉ करूँगा वो मेरे पास चार्ज होगा, जबकि ऑरेंज से जो मैं ड्रॉ करूँगा वो मेरे पास करंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमारे पास टाइम या फिर फेज रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर आप ग्राफ को देखिए जो साइन थीटा पर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनका ग्राफ कर्व जो होती है हमारे पास वो साइनोसाइडल बनती है। तो लिहाजा मेरे पास वोल्टेज और जो चार्ज है उन दोनों की कर्व कैसी होगी, हमारे पास साइनोसाइडल होगी। इसी तरह ये आपके पास Q की कर्व आ जाएगी। Q की वैल्यू भी साइन ओमेगा टी के ऊपर डिपेंड कर रही है, लिहाजा ये दोनों जो से इन फेज होंगे, दोनों ही एक साथ ही पीक वैल्यू को अप्रोच कर रहे होंगे और एक साथ ही हमारे पास मिनिमम वैल्यू या जीरो वैल्यू को अप्रोच कर रहे होंगे। जबकि अगर आप बात करते हैं करंट की तो करंट हमारे पास स्लोप है, करंट हमारे पास स्लोप है QT ग्राफ की। चार्ज और टाइम ग्राफ की। तो इनिशियली अगर आप देखें तो स्लोप मैक्सिमम है और जैसे जैसे आप पीक वैल्यू की तरफ रीच करते हैं चार्ज की तो आपके पास जो स्लोप है वो डिक्रीज करती जाती है और पीक वैल्यू के ऊपर वो जाके मिनिमम हो जाती है। तो इनिशियल पॉइंट पर हमारे पास स्लोप मैक्सिमम है, लिहाजा करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और जब चार्ज कर्व जो सी है वो पीक वैल्यू आती है उसकी उस वक्त हमारे पास स्लोप मिनिमम हो जाती है। तो बच्चों हमारे पास
जो करंट की वैल्यू है वो भी मिनिमम हो जाएगी। ये आपके पास आ जाएगा करंट का ग्राफ। मीन स्टार्टिंग में क्योंकि स्लोप मैक्सिमम थी इसलिए करंट भी मैक्सिमम था, फिर स्लोप ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है, करंट भी डिक्रीज होता है। अब स्लोप जो सी है वो नेगेटिव पे है तो करंट नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह आप दोबारा इंक्रीज कर रही है तो दोबारा इंक्रीज करने लग जाएगी, लेकिन नेगेटिव वैल्यू की तरह। और ये आपके पास करंट की कर्व आ जाएगी हमारे पास। और अगर आप फेज देख लें तो इनिशियली चार्ज और वोल्टेज का फेज 0 था, फिर π/2 पर पीक वैल्यू आती है, फिर पाई के ऊपर दोबारा 0 हो जाती है, 270 के ऊपर पीक आती है लेकिन नेगेटिव में, और 360 के ऊपर दोबारा से आपके पास 0 होता है। जबकि करंट स्टार्टिंग एंगल जो है हमारे पास π/2 है, फिर पाई हो जाता है, फिर 3/2 पाई हो जाता है, और फिर 2 पाई हो जाता है। मीन जब वोल्टेज का एंगल 0 था उस वक्त करंट हमारे पास 90, जब वो 190 होता है तो वो 180 हो जाता है, जब वो 180 होता है तो वो 270 हो जाता है, जब वोल्टेज का एंगल 270 होता है तो हमारे पास करंट जो है वो 360 हो जाता है। इन केस ऑफ कैपेसिटर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास करंट है वो लीड कर रहा है V को बाय एन एंगल 90 या बाय एंगल 90 डिग्री। और आप इसको फिर इस तरह से भी कह सकते हैं कि V जो सा वो लैग कर रहा है I से बाय एंगल 90 डिग्री। तो I लीड V बाय एन एंगल 90 डिग्री, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं V लैग I बाय एंगल 90 डिग्री। नेक्स्ट आपके पास इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के मैंने कुछ रूल्स बताए हुए हैं कि सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो भी जिसका भी फेज 0 होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ड्रॉ करेंगे। तो इनिशियल फेज जो वोल्टेज का था वो 0 था, इसलिए मैंने इसको हॉरिजॉन्टल, और जो करंट है हमारे पास उसको मैंने 90 के एंगल के डिफरेंस के साथ वर्टिकल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री का। जब वोल्टेज 0 पर था तो करंट 90 पर था, जब वोल्टेज 90 पर होता था वो करंट हमारे पास 180 पर चला जाता है। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो 90 डिग्री का। 90 डिग्री क्या हमारे पास यहाँ पे फेज डिफरेंस है बिटवीन V एंड I। फर्दर हमारे पास रिएक्टेंस आ जाएगी। रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस वो एक्चुअली हमारे पास ओपोजिशन है जो कैपेसिटर जो है ऑफर कर रहा होता है टू फ्लो ऑफ AC। डेफिनेशन, opposition offered by the capacitor to flow of AC हमारे पास रिएक्टेंस कहलाती है। और इसका फॉर्मूला हमारे पास है XC इज इक्वल टू 1/ωc। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और C कैपेसिटेंस, और ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 2πf और C। तो XC और फ्रीक्वेंसी के दरमियान रिलेशन क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। मींस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपोजिशन कम, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा, और लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ऑपोजिशन ज़्यादा होगी, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट हमारे पास कम हो जाएगा। अच्छा याद रखिएगा, एक नोट के तौर पर मैं इसको लिखवा देता हूँ। जो कैपेसिटर और इंडक्टर का केस है ना, इसमें हमारे पास जो पावर डिसिपेशन है ये ज़ीरो होती है। ज़ीरो होती क्यों है, ये आगे जाके हम लोग पावर डिसिपेशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे छोटा सा, उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि वाई पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू ज़ीरो इन प्योर कैपेसिटर ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट। तो अभी आपने MCQs के लिए याद रखना है कि पावर डिसिपेशन इन कैपेसिटर हमारे पास ज़ीरो होती है। ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।